ओके स्टूडेंट, तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था आकृति एवं आलेख का अर्थ, और उसके बाद हमने आपको बताया था कि अर्थशास्त्र में आकृति आलेख का महत्व और आकृति एवं आलेख बनाते समय ध्यान में रखने योग्य बातें। तो आज का जो हमारा वीडियो है पार्ट 2 चैप्टर नंबर 1 अर्थशास्त्र में आलेख, और जो हमारा टॉपिक है आकृति के प्रकार। तो इसके अंदर हम बच्चे बहुत अलग अलग प्रकार के आकृति पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो आकृति के प्रकार है वो टोटल 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो है बच्चे वो है हमारा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, चित्राकृति, छिटपुट बिंदुओं वाली विकिरणाकृति। चित्राकृति जो होते हैं बच्चे, इसके अंदर हम चित्र के द्वारा किसी चीज को निरूपित करते हैं। छिटपुट बिंदुओं वाली या विकिरणाकृति, जो विकिरणाकृति होता है वो सांख्यिकी चैप्टर में हम वहां पे पढ़ते हैं। जो सहसंबंध का चैप्टर है ना, सहसंबंध का एक लेसन है जिसके अंदर आप वहां पे पूरे डिटेल में पढ़ सकते हैं विकिरणाकृति, जिसके अंदर हम धनात्मक सहसंबंध, ऋणात्मक सहसंबंध को हम दर्शाते हैं। ठीक है, और थर्ड है समय आधारित अथवा तत्वों पे आधारित रेखाकृति, है ना, रेखाकृति। ये जो है हमारे सिलेबस में इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, वृत्ताकृति, वृत्ताकृति भी है बच्चे, जिसके अंदर हम अलग अलग वृत्त के द्वारा हम किसी चीज को प्रदर्शित कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्तंभाकृति। स्तंभाकृति हमारे सिलेबस में, इसलिए मैंने ब्लैक कलर से मैंने इसको मार्क किया है। स्तंभाकृति पढ़ेंगे, है ना, जिसके अंदर अलग अलग स्तंभ के द्वारा अलग अलग आंकड़े को हम दर्शा सकते हैं। और लास्ट है वृत्तांश आकृति, जिसको एक ही वृत्त में हम अलग अलग वस्तुओं को अच्छी तरीके से उसके अंदर हम दर्शा सकते हैं और लोगों को समझा सकते हैं। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम लोग बच्चे पढ़ेंगे समय आधारित रेखाकृति। तो समय आधारित रेखाकृति किसे कहते हैं? तो यहाँ पे लिखा है कि समान रूप से रेखाकृति दो चलों के बीच के संबंध की रेखा और उसके ढाल को दर्शाती है। आपसे अगर कोई पूछे कि समय आधारित रेखाकृति क्या दर्शाती है, तो किस दो चलों के बीच का संबंध की रेखा और उसके ढाल को दर्शाती है। जैसे जब हम मांग रेखा बनाते हैं बच्चे, पूर्ति रेखा बनाते हैं, ठीक है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, समय आधारित रेखाकृति बनाते हैं ना। ठीक है, और इस प्रकार की आकृति में क्या होता है, जो स्वतंत्र चल होता है वो एक सच पे दर्शाते हैं। अगर एग्जाम में पूछ सकते हैं कि एक सच पे कौन सा चल दर्शाया जाता है, तो आपको आंसर बताना है स्वतंत्र चल। ठीक है, फिर परतंत्र जो चल होता है बच्चे, जिसको हम आधारित चल भी बोलते हैं, वो बाई अक्ष पे दर्शाया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि बाई अक्ष पे कौन से चल को दर्शाते हैं, तो आप बताएंगे परतंत्र चल को। ठीक है, एक सच पे क्या दर्शाया जाता है, तो आप बताएंगे स्वतंत्र चल को। ओके, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, हमारे पास एक डेटा दिया है बच्चे यहाँ पे। ठीक है, भारत की जनगणना जो हमारे देश में हुई है उसका ये पूरा डिटेल है कि कौन से समय अवधि के अंदर दशक के लिए जनसंख्या वृद्धि दर है। मतलब 1951 और 61 में 21.64% की वृद्धि हुई, जनसंख्या में इतना प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। 61 और 71 में 24.80% की वृद्धि हुई। उसी तरीके से हमारे पास 2001 से 2011 में 17.64% की जनसंख्या में क्या है बच्चे, वृद्धि हुआ है। अब इसी चीज को अगर मैंने लिखा है तो इसमें थोड़ा समझाना डिफिकल्ट है, लेकिन इसी चीज को अगर मैं डायग्राम के थ्रू बताऊं बच्चे, आकृति के द्वारा, तो आप किसी को भी अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। ठीक है, तो इसी का हम यहाँ पे एक डायग्राम देखेंगे, समय आधारित रेखाकृति। यहाँ पे देख सकते हैं 1951-61 में यहाँ पे बच्चे 21.64 है। फिर 1961-71 में आप देख सकते हैं 24.8 है। ठीक है, फिर 1971-81 में 24.66 है। तो इस तरीके की जो आकृति होते हैं बच्चे, इसको बोलते हैं समय आधारित रेखाकृति। ठीक है, इसके द्वारा भी आप समझा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है स्तंभ आकृति और उसके प्रकार। तो सबसे पहले समझेंगे स्तंभ आकृति क्या होता है। तो स्तंभ आकृति क्या है कि किसी एक चल के मूल की विविध विभागों के बीच का वितरण दर्शाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण स्वरूप अलग अलग समय पर देश में साक्षरता का अनुपात, स्त्रियों और पुरुषों में किसी एक समय के साक्षरता का अनुपात, इसको दर्शाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्तंभ आकृति का उपयोग करते हैं। प्रत्येक विभाग या समय के लिए एक अलग स्तंभ बनाया जाता है। सही बात है, आपके पास जितने विभाग होंगे बच्चे, सबका आप क्या करेंगे, अलग अलग स्तंभ बनाएंगे। अगर 5 विभाग है तो 5 स्तंभ बनाएंगे, 6 विभाग है तो 6 स्तंभ बनाएंगे। उस स्तंभ की ऊंचाई उस विभाग के लिए चल मूल को दर्शाएगा। जो स्तंभ की जितनी ज्यादा ऊंचाई होगा, उस विभाग की चल मूल उतना ही ज्यादा होगा।
नेक्स्ट आता है स्तंभ आकृति के प्रकार। तो स्तंभ आकृति जो होते हैं बच्चे वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला जो होता है वो सरल स्तंभाकृति है, दूसरा पास पास की स्तंभाकृति है, और तीसरा जो विभाजित स्तंभाकृति है। तो आज हमने तीनों डिस्कस करने वाले, सरल स्तंभाकृति, पास पास की स्तंभाकृति और विभाजित स्तंभाकृति। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सरल स्तंभाकृति। सरल स्तंभाकृति किसी एक आधार, जैसे कि कोई भी एक प्रदेश को हम ले सकते हैं, समय काल, ठीक है, इत्यादि किसी एक मूल को दर्शाया जाता है। सरल स्तंभाकृति में हम लोग क्या करते हैं, एक ही मूल को दर्शाते हैं, ठीक है। ये आकृति विविध प्रदेश, समय काल इत्यादि के लिए चल मूल की तुलना आकर्षक रूप से प्रस्तुत करती है, ठीक है। अगर मान लें हमारे पास 5 विभाग है तो उसमें एक ही मूल को हम लोग दर्शा सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि किसी एक दुकान में हर 2 महीने में चॉकलेट बॉक्स का विक्रय। तो यहाँ पे लिखा है मास जनवरी फरवरी में जो वस्तु चॉकलेट का जो बॉक्स है बच्चे, उसकी बिक्री है 35, मार्च अप्रैल में 60 हो गया, मई जून में 65 है, जुलाई अगस्त में 40 है, सितंबर अक्टूबर में 50 है, और नवंबर दिसंबर में 30 है, ठीक है। तो ये जो आंकड़े हमारे पास है, इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चे, स्तंभ के द्वारा भी हम दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल कितने विभाग हो गए, 2, 2, 4, 5, 6। तो 6 विभाग के लिए हमारे पास 6 स्तंभ होंगे, जो प्रत्येक स्तंभ उस विभाग की विक्रय को दर्शाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं समय अवधि में, जैसे जनवरी फरवरी, तो इसके जो स्तंभ है बच्चे यहाँ पे है ना, तो मतलब जनवरी फरवरी में जो चॉकलेट के बॉक्स की बिक्री वो कम है मार्च अप्रैल की तुलना में, और मार्च अप्रैल भी कम है मई जून की तुलना में। कहने का मतलब जनवरी फरवरी में थोड़ा कम था, मार्च अप्रैल में थोड़े चॉकलेट की बॉक्स की बिक्री हुई है, उसमें बढ़ोतरी हुई है। मई जून में सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसके स्तंभ आप देखो सबसे बड़ा है, ठीक है। अगर आपसे पूछे सबसे कम बिक्री कौन से मंथ में हुआ, तो आप बता सकते हैं नवंबर और दिसंबर। क्यों? क्योंकि इसका जो स्तंभ है वो सबसे छोटा है, ठीक है। अगर आपसे पूछे सबसे ज्यादा बिक्री कौन से मंथ में हुआ है, तो हम मई जून में बता सकते हैं बच्चे, क्योंकि इसमें जो स्तंभ है वो सबसे बड़ा है। तो इस प्रकार से आप स्तंभ के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज को आप प्रदर्शित कर सकते हैं और लोगों को अच्छी तरीके से समझा सकते हैं बच्चे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है पास पास की स्तंभाकृति। तो इस प्रकार की आकृति में किसी एक आधार पर किसी एक चल का एक से अधिक वर्गों के लिए मूल दर्शाता है। पास पास की स्तंभाकृति में क्या होता है बच्चे, कि जो चल किसी भी एक चल का एक से अधिक वर्गों के लिए, मतलब एक से अधिक मूल्य को हम दर्शा सकते हैं, ठीक है। एक से अधिक मूल्यों को हम क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। मान लो कि किसी एक दुकान में हर 2 महीने में विविध माप के चॉकलेट बॉक्स का विक्रय दिया हुआ है। तो यहाँ पे अलग अलग महीने में चॉकलेट बॉक्स की बिक्री किया हुआ है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो मंथ है जनवरी फरवरी, उसमें छोटे बॉक्स भी दिया है बच्चे, फिर मध्यम बॉक्स है और बड़े बॉक्स है, मतलब 3 हमारे पास यहाँ पे बॉक्स है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमारे पास आंकड़े है वो 2 या 2 से अधिक है। तो जब 2 या 2 से अधिक चल होता है बच्चे, तो फिर हम पास पास की स्तंभाकृति बनाते हैं। और हमारे पास यहाँ पे जनवरी फरवरी से लेकर नवंबर दिसंबर तक का पूरा डेटा दिया हुआ है, ठीक है। अब इसी चीज को हम आकृति के द्वारा समझेंगे। यहाँ पे छोटे बॉक्स को हमने लाल कलर से प्रदर्शित किया है, मध्यम बॉक्स को ब्लू, और बड़े बॉक्स को हमने स्काई ब्लू से निरूपित किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे कि जनवरी फरवरी में इस तरीके से आपके पास 3 जो है, 3 हमने छोटे बॉक्स, मध्यम बॉक्स और बड़े बॉक्स, ये 3 स्तंभ आएंगे, ठीक है। जुलाई अगस्त में भी 3 स्तंभ बनेंगे, सितंबर अक्टूबर में भी 3, इसी तरीके से जून जुलाई, है ना, इस तरीके से हम 3-3 स्तंभ बनाएंगे बच्चे, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस टाइप की अगर हमारे पास आकृति बनाना हो बच्चे, तो इसको बोलते हैं पास पास की स्तंभाकृति बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पास पास की स्तंभाकृति। तो इसमें आप बता सकते हैं जो छोटे बॉक्स की बिक्री हुई सबसे ज्यादा जून जुलाई में हुआ है। क्यों? क्योंकि इसमें स्तंभ सबसे बड़ा है ना। ऐसा आप तुलना कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है विभाजित स्तंभाकृति। विभाजित स्तंभाकृति का मतलब होता है कि जब स्तंभ आकृति के प्रत्येक स्तंभ का मूल एक से अधिक उप विभागों में, मतलब अलग अलग स्तंभ नहीं बनेंगे बच्चे, एक ही स्तंभ को अलग अलग भाग में बांट देंगे, ठीक है। स्तंभ एक ही रहेगा हमारे पास, जैसे मान लेते हैं स्तंभ है, इसी को हम अलग अलग भाग में बांट देंगे, ठीक है। इसके लिए हम अलग अलग बनाते नहीं है, तो आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो
अधिक उप विभागों में वितरण किया जाए तब विभाजित स्तंभ आकृति बनती है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, हमारे पास एक डेटा है ग्रामीण, शहरी और कुल, ठीक है। जनवरी फरवरी में ग्रामीण 30, शहरी में कितना विक्रय इकाई था 40, इसी तरीके से पूरा डेटा दिया हुआ है। अब इसी को हम डायग्राम पे देखते हैं बच्चे, है ना। देखो विभाजित स्तंभाकृति में क्या होता है कि जनवरी फरवरी में बॉक्स स्तंभ तो एक ही है, लेकिन इसी को हमने दो भाग में बांट दिया। जो रेड कलर है बच्चे वो ग्रामीण को प्रदर्शित कर रहा है और जो येलो है वो शहरी को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे कि शहरी जो सबसे ज्यादा है वो नवंबर और दिसंबर में है, ठीक है। और जो ग्रामीण है वो सबसे ज्यादा, ग्रामीण में जो वस्तु की बिक्री हुई है वो सबसे ज्यादा नवंबर और दिसंबर में, क्योंकि रेड कलर का स्तंभ है जो सबसे बड़ा है वो नवंबर दिसंबर में। तो इसमें क्या करते हैं बच्चे, एक ही स्तंभ में हम दो भाग कर देते हैं, ठीक है। ग्रामीण को भी इसी में दर्शाते हैं और शहरी को भी ऊपर यहाँ पे हम दर्शाते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, विभाजित स्तंभाकृति, ठीक है। नेक्स्ट आता है वृत्तांश आकृति। वृत्तांश अर्थात वृत्त का अंश, हिस्सा या भाग। एक वृत्त को एक समष्टि मान लिया जाए और जानकारी को वृत्त में भाग करके दर्शाया जाए तो उसे वृत्तांश आकृति बनती है। जैसे आपको पता होगा कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है बच्चों 360 होता है, ठीक है। और इसके जो भी कुल मूल होगा उसको 360 द्वारा दर्शाया जाएगा। कहने का मतलब 360 डिग्री में हम उसके आंकड़े को क्या करते, बदल देते और उसके बाद फिर उसको हम चित्र द्वारा निरूपित करते, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताता हूं मैं। और यहाँ पे एक चीज और जान ले बच्चे कि वृत्तांश ज्ञात करने की रीति है ना, किसी भी आंकड़े को अगर आपको वृत्तांश में बताना है तो सबसे पहले उसकी डिग्री निकालना पड़ता है। तो डिग्री में बदलने का फार्मूला होता है संबंधित मूल डिवाइड बाई कुल मूल्य इंटू 360 डिग्री, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो मैंने एक एग्जाम्पल दिया यहाँ पे कि हमारे पास वस्तु है पुस्तक, स्टेशनरी, कंप्यूटर, नाश्ता, कपड़ा और कुल। प्रतिशत 20% पुस्तक का है, स्टेशनरी 5 है, कंप्यूटर 30 है, नाश्ता भी 30 है, कपड़ा 15 है, टोटल इस तरीके से 100 है। अब इसको मुझे क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। तो 20 को हम क्या करेंगे बच्चे, 360 से गुना कर देंगे और भागे 100 कर देंगे तो आपका 72 डिग्री आ जाएगा। उसी तरीके से 5 को गुना कर देंगे 360 डिग्री से और भागे 100। ये जो कुल आता है इससे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो जब कुल से डिवाइड करेंगे बच्चे तो आपको क्या मिल जाएगा, डिग्री मिल जाएगा, ठीक है। अब इसी डिग्री को हम क्या करेंगे, वृत्तांश आकृति के रूप में निरूपित कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कंप्यूटर है बच्चे, कंप्यूटर को हमने एक कलर से दिखाया है कंप्यूटर को, तो ये आपका टोटल कितने हो गए, ये 30 डिग्री हो गया है ना। ये तो टोटल कितना हो गया, 30 डिग्री। उसी तरीके से नाश्ता है, नाश्ता को हमने इससे दर्शाया तो ये भी हमारे पास कितना है, ये जो नाश्ता है ये भी 30% है, तो यहाँ पे 30% बताएंगे। स्टेशनरी जो था बच्चे वो हमारा 5% है, तो आप 5% बता सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे कपड़ा है, ये कपड़ा दिया हुआ है, ठीक है, ये 15% बता सकते हैं, ओके। उसी तरीके से यहाँ पे जो रेड है पुस्तक, ये 20% है, ये 20% आप बता सकते हैं। तो इस तरीके से आप वृत्तांश के अंदर भी कि अलग अलग वस्तुओं को अलग अलग भाग में बांटकर उसको आप वृत्त में भी बता सकते हैं, ठीक है। तो इसी को हम वृत्तांश आकृति बोलते हैं बच्चे, ओके। तो आई होप सो इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। थैंक यू सो मच।